तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। भारत और बांग्लादेश, दो ऐसे देश जिनका इतिहास, जिनकी संस्कृति, सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है, आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। जो रिश्ता कभी दोस्ती की मिसाल माना जाता था, उसमें आज टकराव और अविश्वास घुल गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और इस दरार का पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस पूरे राजनयिक संकट को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन की, फिर देखेंगे कि कैसे गुस्सा सड़कों पर आया और उच्चायोग तक पहुंचा। इसके बाद शब्दों की जंग, भारत का जवाब और आखिर में इस रिश्ते के अनिश्चित भविष्य पर एक नजर डालेंगे। हर बड़े तूफान की एक शुरुआत होती है और इस मामले में इसकी शुरुआत हुई बांग्लादेश के सियासी माहौल में आए एक जबरदस्त भूचाल से। एक ऐसा भूचाल जिसने दशकों से चले आ रहे समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। देखिए, अगस्त 2024 में दशकों की राजनीतिक स्थिरता एकदम से हिल गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें भारत का एक करीबी सहयोगी माना जाता था, उन्हें जबरदस्त छात्र विरोधों के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनकी जगह एक नई अंतरिम सरकार आई जिसने नए चुनाव कराने का वादा किया। लेकिन फिर दिसंबर में एक छात्र नेता पर जानलेवा हमला हो गया और बस इस घटना ने उस नाजुक शांति को भंग कर दिया और भारत के साथ टकराव की जमीन तैयार कर दी। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली लगना ये सिर्फ एक क्राइम की घटना नहीं थी, ये समझ लीजिए वो चिंगारी थी जिसने पूरे माहौल में आग लगा दी। और इसकी वजह थी इसके फौरन बाद गर्म हुआ अफवाहों का बाजार। हमले के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर बिना किसी पुष्टि के रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई। इन अफवाहों में ये दावा किया जा रहा था कि हमलावर पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थक थे और वो बॉर्डर पार करके भारत भाग गए हैं, जहां शेख हसीना ने भी शरण ली हुई है। अब ये कहानी सच थी या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इसने बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक भारत विरोधी माहौल बना दिया, जो देखते देखते पूरे देश में फैल गया। और जैसा कि अक्सर होता है, ये ऑनलाइन गुस्सा सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये ढाका की सड़कों पर उतर आया और इसने सीधे भारत के राजनयिक मिशन के दरवाजे पर ही दस्तक दे दी। दिसंबर के बीच की बात है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर का नज़ारा बहुत तनावपूर्ण था। सैकड़ों और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हजारों प्रदर्शनकारी वहां जमा हो गए और उनका सारा गुस्सा भारत पर ही केंद्रित था। जमीन पर हालात बहुत तेजी से बिगड़े। जो चीज एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुई थी, वो जल्द ही पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने और उच्चायोग की तरफ बढ़ने की कोशिश में बदल गई। ये सीधे तौर पर राजनयिक परिसर के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती थी। लेकिन ये टकराव सिर्फ सड़कों पर धक्का मुक्की तक ही सीमित नहीं रहा। जल्द ही राजनीतिक और छात्र नेताओं के बयानों ने इस आग को और भड़काना शुरू कर दिया और उनके बयान बेहद आक्रामक और चिंताजनक थे। सुनिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, ये सीधी सीधी धमकियां थीं। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने तो खुलेआम भारतीय उच्चायोग पर हमला करने और उसे ईंट से ईंट गिराने तक की बात कह डाली। ये एक ऐसा खतरनाक मोड़ था जो सारे राजनयिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। और उनकी एक धमकी तो और भी ज्यादा डरावनी थी, भारत की 7 सिस्टर्स को आज़ाद कराने की। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र है, जो एक बहुत ही पतले से गलियारे के जरिए बाकी देश से जुड़े हैं। ये इलाका भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम और संवेदनशील है और इसे अस्थिर करने की कोई भी बात नई दिल्ली में खतरे की घंटी बजा देती है। जल्द ही ये लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं रही, दोनों सरकारें अब पब्लिक में एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कह रही थी कि भारत पूर्व प्रधानमंत्री को पनाह दे रहा है और चुनावों में दखल दे रहा है। वहीं भारत का कहना था कि हमारे राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। मतलब एक पूरा डिप्लोमैटिक गतिरोध बन चुका था। जब अपने मिशन और अपने कर्मचारियों पर सीधे सीधे खतरे की बात आ गई, तो भारत ने सिर्फ स्थिति पर नजर रखने के बजाय ठोस राजनीतिक कार्रवाई करने का फैसला किया। भारत ने बहुत सधे हुए लेकिन एक मजबूत तरीके से जवाब दिया। सबसे पहले तो नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायुक्त को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। फिर ढाका में अपने उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। सुरक्षा कारणों से ढाका में अपना वीजा सेंटर भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया।
और साथ ही एक सार्वजनिक बयान जारी करके शांति, स्थिरता और निष्पक्ष चुनाव की अपील की। लेकिन मजे की बात देखिए, भारत की निष्पक्ष चुनाव की अपील, जो कि एक बिल्कुल स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक बयान होता है, उसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी के तौर पर देखा। इस बात ने तो मानो आग में घी डालने का काम किया, जिससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। तो इन सारी घटनाओं ने मिलकर दोनों देशों के रिश्ते में एक गहरी खाई खोद दी है। और अब ये सवाल उठने लगे हैं कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति का भविष्य क्या होगा। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। भारत विरोधी भावना एक मजबूत राजनीतिक हथियार बन गई है, जिसका इस्तेमाल चुनावों से पहले अलग अलग गुटों को एक साथ लाने के लिए किया जा सकता है। अगर सुरक्षा सहयोग कमजोर होता है तो इस क्षेत्र में चरमपंथी नेटवर्क फिर से एक्टिव हो सकते हैं, जो सीधे सीधे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। और सबसे बढ़कर बढ़ता हुआ कट्टरपंथ सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक लंबे समय का खतरा है। आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि क्या ये राजनयिक संकट सिर्फ एक अस्थायी तूफान है जो गुजर जाएगा, या फिर ये इन दोनों ऐतिहासिक रूप से करीबी पड़ोसियों के बीच एक नए और शायद ज्यादा दुश्मनी वाले दौर की शुरुआत है।